बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और रिटन बाय वालपोल। और इसमें चैप्टर 10 का 23 नंबर क्वेश्चन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज कंटेंट ऑफ कंटेनर ऑफ ए पर्टिकुलर lubricant is 10 liter. If the content of the random sample of 10 containers are 10.2, 9.7, 10.1 and so on, use a 0.01 level of significance and assume that the distribution of content is normal. तो ये प्रॉब्लम है। इसमें आप यहाँ पर ये देखें कि उसने हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि एवरेज जो लुब्रिकेंट है वो है 10 लीटर्स कंटेनर में, और उसके बाद उसने 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं और डेटा दिया हुआ है और यूज़ 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है कि क्या जो एवरेज है वो क्या 10 लीटर है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस इसका जो है उसने कहा कि एवरेज इज़ 10 लीटर। तो यहाँ पर उसने दिया है म्यू इज़ इक्वल टू 10 और ये मेरे पास नल हाइपोथेसिस बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये इक्वलिटी है इसमें, तो जिसमें इक्वलिटी आ जाती है वो नल हाइपोथेसिस होता है। और यहाँ पर हम इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर बना लेंगे, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये इसको अपोजिट बनाना पड़ता है। तो ये मेरे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फार्मूलेट हो गए। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना होता है, तो वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 आ जाता है। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो हम देखते हैं कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो फार्मूला मेरे पास क्या जी का लगेगा या टी का लगेगा। तो यहाँ पर डेटा दिया गया है और डेटा भी लेस देन 30 वैल्यूज़ का है। तो जब भी डेटा दिया हो और स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ पॉपुलेशन या वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन नहीं दिया होता है तो हम उस वक्त टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पर टी का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, ये एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा ये ऑलरेडी टेबल्स में हम ये सीख चुके हैं पीछे प्रीवियस वीडियोस में। मैं ये डिटेल्स जो है वो बता चुका हूँ कि ये एस्टिमेटर होता है, ये उसका पैरामीटर है और इसका स्टैंडर्ड एरर कब किस तरह से होगा। जब लेस देन 30 होगा तो फिर क्या होगा, और वेरिएंस नोन होगा तो फिर क्या होगा, वेरिएंस अननोन होगा और एन सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 होगा तो फिर क्या होगा। तो वो ऑलरेडी टेबल्स में बताया गया है और पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन की है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहली वीडियोस में से देख सकता है। तो यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड एरर कहेंगे क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एरर। तो ये मेरे पास टी का फार्मूला आ गया है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के केस में। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये क्रिटिकल रीजन। इसमें सबसे पहले हमने H1 लिखना होता है। H1 लिख लिया, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। उसके बाद हमने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01 लिखा। तो ये जब नॉट इक्वल टू 10 होता है तो इसका मतलब टू साइडेड टेस्ट है कि मे बी ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10। तो टू साइडेड आ जाता है। इसको अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.005 आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा बाई 2 इस तरफ भी लिखना है 0.005 और हम इस तरफ भी लिख लेंगे 0.005। जब ये लिख लिया और उसके बाद हम जो टी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। टेबुलेटेड वैल्यू टी अल्फ़ा बाई 2 n-1, क्योंकि ये सिंगल सैंपल है तो n-1 करते हैं और ये यहाँ पर टी अल्फ़ा बाई 2 कितना आ रहा है 0.005
और इसको n-1 जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं। 10 वैल्यूज़ हैं ऊपर, तो इस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। इसको हम अब टेबल में जाकर देख लेते हैं। तो टी का टेबल होता है और उसमें हमने देखना है कि टी की वैल्यू जो 0.005 पे, तो यहाँ पर देखें ये 005 है और इसमें इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो यहाँ पर देखें ये 3.25 आ गया है, ये वाली वैल्यू आ गई है। तो इस वैल्यू को हम जाकर वहाँ पर लिख लेंगे 3.25। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस जगह भी हम लिख लेते हैं 3.25 और इस तरफ भी लिख लेते हैं 3.25। अब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। फ़र्क उसका ये है कि यहाँ पर बेसिकली ये जो रीजन होता है इससे लेफ़्ट साइड ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और राइट साइड पे पॉजिटिव आएगी। तो ये बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू आई थी यहाँ पर T α/2 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो आ रही थी 3.25, जो कि मैंने यहाँ पर पहले मार्क कर दी है यहाँ पर ये। अब जो मेरे पास क्रिटिकल रीजन बनता है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। तो इस जगह पर हम लिख लेते हैं क्रिटिकल रीजन की वैल्यू कि T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.25 और T इज़ लेस देन और इक्वल टू -3.25। तो ये मेरे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। अगर कोई वैल्यू इससे ग्रेटर आ जाती है या इस वैल्यू से लेस आ जाती है तो वो मेरा क्रिटिकल रीजन होगा, वहाँ पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद 5th स्टेप आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करनी है? मेरे पास जो ऊपर डेटा आ रहा है वो है x की वैल्यूज़ हैं और वो क्या क्या है 10.2, 9.7 और इसी तरह से 10.1 आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर हम इसको ये देखें, इस जगह पर हम इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेटर में हमने ये लिखना है, देखें 10.2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं। तो ये देखें 10.2 का आ रहा है 104.04 और उसको हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और 104.04। उसके बाद हम दोबारा 9.7 वैल्यूज़ डालते हैं। तो यहाँ पर देखें 9.7 और उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे 94.09 और वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह से कर लेंगे और उसके स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली हम सम कर लेंगे। अब ये तमाम एक्स की वैल्यूज़ लिख ली और एक्स के स्क्वायर्स भी लिख लिए हैं। इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम इसको सम ऑफ एक्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी सिंपली हम जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालें और उसको सम अप करें, इन वैल्यूज़ को भी इन वैल्यूज़ को भी। तो उस तरह से अब हम इनके सम लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का जो है मेथड यूज़ करता हूँ डायरेक्टली इस तरीके से कि हम इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा इंटर करते हैं और ताकि हमें कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसके सम्स जो है वो हमें कैसे मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका। यहाँ पर आप देखेंगे मोड में आएंगे, यहाँ पर इसको 1 में सिंपल कंपटीशन है लेकिन 3 पे स्टेट्स है। तो यहाँ पर आप देखें इस 3 को करेंगे और इसमें नंबर 1 पे है वेरिएंस, तो नंबर 1 को प्रेस कर लेंगे। तो अब इसमें ये डेटा जो है हमने इंटर करना है 10.2 और उसके बाद इक्वल कर देना है और इसी तरह से 9.7 और उसको भी इक्वल कर देना है और इसी तरह से 10.1 आ गया, इक्वल कर दिया एंड सो ऑन।
तो यहाँ पर आप देखें कि ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 तक हमने सारा डाटा एंटर कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट में आ जाएं। ये देखें नीचे लिखा हुआ है स्टेट्स, और इसमें आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर उसने 3 पे दे रहा है कि सम्स क्या आ रहे हैं। तो 3 पे आप ये देख लें, ये देखें सम ऑफ एक्स आ गया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है। तो इसको 2 को प्रेस कर लें। अगर वैल्यूज़ सही सब्स्टिट्यूट की हैं तो ये मेरा सम आ जाएगा यहाँ पर 100.6 आ रहा है। सम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 100.6 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा इसमें शिफ्ट में चले जाते हैं। इसको प्रेस किया, फिर सम्स में आगे 3 को प्रेस कर लें और 1 पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस 1 को प्रेस करेंगे, इक्वल किया तो मेरे पास आ रहा है 1012.58। इसके बाद हम मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ एक्स ओवर n, और ये सम ऑफ एक्स जो है मेरे पास 1006 आ रहा है, और डिवाइड करेंगे 10 पर, तो ये आ जाएगा मीन विच इज़ इक्वल टू 10.06 आ रहा। इसके बाद आता है वेरिएंस ऑफ द सैंपल, और उसको हम करेंगे 1/n-1, और यहाँ पर आ जाता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर n, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/n-1 जो है वो मेरे पास आता है 9, क्योंकि 10 है तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो सम ऑफ एक्स जो है वो आ जाता है 1012.58 माइनस 100.6, और इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 पर, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास जो आफ्टर सॉल्यूशन जो इसका आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे, इसमें आ जाते हैं, और यहाँ पर 4 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर वेरिएंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये देखें इसको आपने यहाँ पर प्रेस कर लेना है, बल्कि स्मॉल एक्स को। तो एस एक्स, तो ये सैम्पल डेटा का स्टैंडर्ड डिवीएशन है, तो आप इस 4 को प्रेस कर लें और इसका स्क्वायर भी कर दें, क्योंकि एस स्क्वायर हमने लेना है, तो ये स्टैंडर्ड डिवीएशन है, और इसके बाद इक्वल कर लें। तो ये मेरे पास आता है 0.06 आंसर आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.06। तो ये मेरे पास एस स्क्वायर आ गया है। और अगर मैं एस ही लेना चाहता हूँ इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो उसको मैं अंडर रूट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीएशन किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.06 कर लेंगे, और कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो लूँगा। तो ये मैं यहाँ से इस स्क्वायर को ख़त्म कर देता हूँ और इक्वल कर लेता हूँ। तो ये आता है 0.245, तो 0.25 इसका आंसर आ गया है। तो ये आ रहा है 0.25 स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गया है। तो अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जो फार्मूला है उसमें हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप है, t इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस डिवाइडेड बाई n अंडर रूट। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें t इज़ इक्वल टू एक्स बार कितना है 10.06, और माइनस म्यू जो है वो दैट इज़ 10, और उसके बाद 0.25 ओवर n अंडर रूट 10 अंडर रूट। तो इसको हम कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि किसके इक्वल हो जाएगा, आप ब्रैकेट डाल दें
10.06 माइनस 10, ये आ गया। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे किस पे, 0.25, और उस पे डिवाइड कर लेते हैं किसको, √10 को। तो √10 किया, इसको एक स्टेप यहाँ से इधर आ जाएं ताकि इधर बाहर ये एरो के साथ बाहर आ जाएं, और उसके बाद इस पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो ये देखें, ये दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला इसको क्लोज किया, तो ये पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा इस 10 पे 0.25 को, और उसके बाद न्यूमरेटर पे इसको डिवाइड कर देगा। तो ये इसके बाद हम इसको इक्वल कर लेंगे, तो ये आता है 0.75 आ गया है। तो मेरे पास जो आंसर आया है टी का वो आता है 0.75। टी की वैल्यू आ गई है। अब हम 6th स्टेप करते हैं जिसमें हमने कंक्लूजन लेना है। अब हम टी की जो वैल्यू है 0.75, और वो आप यहाँ पर देख लें, जो हमारा क्रिटिकल रीजन बना था कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 3.25 आती है या लेस देन -3.25 तो वो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा। या आप यहाँ इस शेप में देख लें कि टी कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो ये 0.75 है विच इज़ वेरी क्लोज टू द ज़ीरो, और वो यहाँ पर इसके दरमियान कहीं आ रहा है इस जगह पर। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि वी आर unable to reject H0 on the basis of sample data। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ कि जो हमने सैंपल यूज़ किया है उसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। तो उसको हमने लिखा वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। तो दिस मीन्स कि करंटली जो ऑलरेडी एजम्पशंस चल रही है कि म्यू इज़ इक्वल टू 10 है, तो वही है, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा।